Friends, welcome to this video. Myself Amrita Singh, Assistant Professor, Department of Education, Jamshedpur Women's College, Jamshedpur. The topic of this video is linguistic diversity, cultural diversity and ethnic diversity. भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता तथा नृजातीय विविधता। सबसे पहले मैं बात करूंगी भाषाई विविधता की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। जितनी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में इतनी भाषाएं बोली जाती होंगी। इसका बहुत सारे कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण तो इसकी भौगोलिक विशेषता है। इसके अलावा भारत में अनेक संस्कृतियों, अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, जिसके कारण भी भाषा में इतनी विविधता पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों द्वारा बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं को ही भाषाई विविधता कहते हैं। जैसा कि बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग बांग्ला बोलते हैं, उड़ीसा के लोग उड़िया बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग तमिल में बात करते हैं, केरला के लोग मलयालम में बात करते हैं। इसी तरह कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है। यहाँ तक कि आप पाएंगे कि एक ही राज्य के अंतर्गत रहने वाले अनेक जनजातियों की भी भाषा अलग अलग होती है। यदि झारखंड की ही बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि झारखंड राज्य की अंदर में ही रहने वाले अनेक जनजातीय पाए जाते हैं और प्रत्येक जनजाति की अपनी अलग भाषा होती है। संथाल के लोग संथाली बोलते हैं। अगर छोटा नागपुर की बात करी जाए तो वहाँ पर छोटा नागपुरी बोला जाता है, पंच परगनिया बोला जाता है। इसके अलावा जनजातियों की भाषाओं में कुड़ुक है, खोरठा है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही राज्य के अंदर अलग अलग जनजातियां पाई जाती हैं और प्रत्येक जनजाति की अपनी अलग भाषा होती है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही राज्य के अगर अंदर में इतनी सारी भाषा विविधता पाई जाती है तो पूरे देश में भाषाई विविधता कितनी होगी। इसके अलावा भारत में एक आम कहावत भी प्रचलित है कि कोस कोस पर पानी बदले 9 कोस पर बानी। मतलब कुछ दूरी जाने के बाद ही जो भाषा होती है वो थोड़ी सी बदल जाती है। बोलने का जो उच्चारण होता है, लहजा होता है, टोन होता है, वो थोड़ा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अगर भाषा की बात करी जाए तो एक ही भाषा के अंदर भी कई प्रकार की बोलियां बोली जाती है। यदि हिंदी भाषा की ही बात की जाए तो हिंदी भाषा के ही अंदर में मगही, भोजपुरी जो कि बिहार में बोला जाता है, मैथिली। इसके अलावा बात की जाए हिंदी भाषा के अंदर में अवधी, ब्रज भाषा इत्यादि बोलियां होती। हालांकि जब हिंदी भाषा का जन्म नहीं हुआ था तो यही सब भाषा के रूप में माने जाते थे, जाने जाते थे। इसके अलावा मैं बात करती हूँ कि जो भाषाई विविधता है वह भारत की समृद्धि का प्रमाण है और भारत में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। लेकिन जितनी विविधता भाषा में पाई जाती है उतनी विविधता किसी अन्य पहलू में नहीं पाई जाती है। जैसा मैं पहले भी बताई थी कि एक ही राज्य के अंदर रहने वाले अलग अलग जनजातियों की भी अपनी अलग अलग भाषा होती है। तो हम कह सकते हैं कि भारत अगर विविधताओं वाला देश है तो जितनी विविधता भाषा के मामले में पाई जाती है उतनी विविधता किसी अन्य पहलू में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि एक तो बात हुई कि अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, परंतु एक और भारत की भाषाई विविधता का एक पहचान है, गुण है कि एक व्यक्ति अनेक भाषाओं को भी बोलना जानता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले तो मातृभाषा को सीखता है। इसके अलावा जब वो विद्यालय जाता है या आस पड़ोस में खेलने जाता है तो
आस पड़ोस की भाषाओं को सीखता है जो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज बोला जाता है। इसके बाद वह जब विद्यालय जाता है तो वहाँ पर जो मीडियम में उसकी पढ़ाई होती है उस मीडियम को सीखता है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज जो कि एक सब्जेक्ट भी होता है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखता है। तो भाषाई विविधता का एक खास गुण रहा है कि भारत में एक ही व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं को जानते हैं, बोलते हैं। एक मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लेते हैं कोई साउथ इंडियन बच्चा है और झारखंड के किसी बंगाली कम्युनिटी में रह रहा है। उसके पिता यहाँ पर काम करते हैं, बंगाली कम्युनिटी के बीच में वो रह रहे हैं। तो घर में तो वो अपनी माँ के साथ बात करेगा साउथ इंडियन लैंग्वेज में। मान लो तमिल बच्चा है तो तमिल में बात करेगा अपनी माँ के साथ, तो उसको अपनी मातृभाषा का ज्ञान हो गया। दूसरी, वह बंगाली कम्युनिटी के बीच में रह रहा है तो घर से बाहर अगर दूसरे बच्चों के साथ खेलने जा रहा है वहाँ पे वो बांग्ला सीख रहा है। इसके अलावा उसके पापा यानी उसके पिताजी अगर हिंदी में बात करते हैं उससे तो हिंदी भाषा भी सीख रहा है। अगर उसकी जो पढ़ाई है थोड़ा और बड़े होने पर विद्यालय जा रहा है और वहाँ पर स्कूल में उसकी पढ़ाई का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश भाषा को भी भली भांति जान पा रहा है, बोल पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक अकेला बच्चा कितनी सारी भाषाओं को जान पाता है, बोल पाता है। तो यहाँ पर भाषाई विविधता तो है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भाषाओं को बोल पा रहे हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है जिन क्षेत्र से संबंधित हैं। लेकिन एक ही बच्चा के पास यहाँ पे एक कैपेसिटी हो जाती है कि वो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता हो जाता है, बोल पाता है, समझ पाता है, जान पाता है। तो हम इसे देख सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खूबी है, ये भारत की बहुत बड़ी विशेषता है, या भारत की एक विरासत के रूप में भी हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी हम लोग ये भी पाते हैं कि जो भाषाई विविधता है वो भारत में कभी कभी द्वंद्व का रूप ले लेता है, झगड़े का भी रूप ले लेता है। हालांकि इसकी मूल वजह यहाँ के लोग नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी का ही हाथ होता है भाषा को लेकर के, जो भी झगड़े होते हैं उसके पीछे। और हम लोग ये भी पाते हैं कि भारत इतना विशाल देश है और भारत में जो राज्यों की स्थापना हुई है, राज्यों का जो विभाजन हुआ है, उसमें भी भाषाई विविधता का बहुत बड़ा हाथ रहा है, भाषाई विविधता की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो कि भाषा के आधार पर महाराष्ट्र से विभाजित हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत देश में प्रांतों का विभाजन हुआ है उसमें भी भाषा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। परंतु इसके बावजूद भी यहाँ पर अनेकता में एकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो हिंदी भाषा है सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाती है, और हिंदी भाषा सभी राज्यों को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ कम से कम 121 भाषाएं बोली जाती है, परंतु संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता मिली हुई है। इसमें असमी, बोडो, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, उड़िया इत्यादि भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता की विशेषता। भाषाई विविधता की विशेषता क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रत्येक भाषा, जो पहली विशेषता की मैं बात कर रही हूँ, आप लोग सारे विशेषताओं को नोट डाउन करेंगे। तो पहली विशेषता क्या है कि प्रत्येक भाषा एक विशिष्ट संस्कृति को झलकाती है। प्रत्येक भाषा एक विशिष्ट संस्कृति की झलक होती है। पहला पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे कि प्रत्येक भाषा एक विशिष्ट संस्कृति की झलक होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो भाषाई विविधता है
वह भारत की विशिष्ट पहचान है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि भारत में राज्यों के विभाजन में भाषाओं की या भाषाई विविधता की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी मातृभाषा से भावनात्मक रूप से लगाव रखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी मातृभाषाओं से गहरा भावनात्मक लगाव रखते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी भाषाओं से श्रद्धा और निष्ठा भाव भी रखते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा कि एक ही भाषा के अंतर्गत कई प्रकार की बोलियां पाई जाती है। मैं पहले भी बताई थी कि एक ही भाषा के अंतर्गत कई प्रकार की बोलियां पाई जाती हैं। इसके अलावा एक और विशेषता होगा जो कि लास्ट विशेषता है इसकी, एक ही राज्य के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग जनजातियों की अलग अलग भाषा होती है। ये तो बात हो गई भाषाई विविधता की विशेषताओं की। अब मैं बात करूंगी इंटरवेंशंस एंड स्ट्रेटजीज फॉर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में या हमारे जितने भी शिक्षा आयोग के द्वारा क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं भाषाई विविधता को लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कोठारी कमीशन की, जो कि आया था 1966-68 में। कोठारी कमीशन ने सबसे पहले यह कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में भाषा एवं साहित्य का उत्साह के साथ विकास करना चाहिए, और यही कारण है कि कोठारी कमीशन ने त्रिभाषा सूत्र को अपनाया था। त्रिभाषा सूत्र के बारे में अनुशंसा की थी। त्रिभाषा सूत्र आप लोग सभी जानते हैं कि इसके अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर बालकों को 3 भाषा पढ़ना होता है। पहली भाषा मातृभाषा होती है, जिनकी हिंदी भाषा नहीं होती मातृभाषा उनके लिए दूसरी भाषा हो जाती है हिंदी भाषा, और जिनकी हिंदी भाषा ही मातृभाषा होती है वो कोई पारंपरिक भाषा पढ़ते हैं, और तीसरी भाषा होती है अंग्रेजी या फिर कोई दूसरी आधुनिक भाषा, इंग्लिश या फिर कोई दूसरी मॉडर्न लैंग्वेज। तो हम अनुमानतः कह सकते हैं या लगभग कह सकते हैं कि 3 भाषा के अंतर्गत बच्चों की पहली भाषा होती है मातृभाषा, दूसरी भाषा हिंदी हो जाती है और तीसरी भाषा इंग्लिश हो जाती है। ये अनुमानतः बोल सकते हैं, हालांकि इसके लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रावधान भी हैं। इसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने कहा था कि जो कोठारी कमीशन के द्वारा भाषा के बारे में बातें कही गई हैं उसी पर अधिक जोर शोर से अमल किया जाए और उसी को क्रियान्वित करने की ज़रूरत है। इसके बाद बात आई थी आचार्य राममूर्ति समिति की। आचार्य राममूर्ति समिति ने कहा कि प्रायः देखने को ऐसा मिल रहा है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उच्च शिक्षा की ओर से विमुख हो रहे हैं, उच्च शिक्षा की ओर बहुत अधिक प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो पढ़ाई का माध्यम है वहाँ पर अंग्रेजी का ही दबदबा है, अंग्रेजी का ही प्रभुत्व कायम है। अतः ज़रूरत इस बात की है कि प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा बनाया जाए या शिक्षा के माध्यम के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है। अब मैं बात करूंगी NCF 2005 की। NCF 2005 ने कहा कि त्रिभाषा सूत्र को ही प्रभावशाली ढंग से लागू करने की ज़रूरत है तथा इसके साथ ही आदिवासी भाषाओं सहित प्राथमिक स्तर पर बच्चों का
जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, पढ़ाई का जो माध्यम है, वह मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं बात करूंगी कल्चरल डाइवर्सिटी की, सांस्कृतिक विविधता। जब हम लोग बात करते हैं सांस्कृतिक विविधता की, कल्चरल डाइवर्सिटी की, तो हम बात करते हैं कि भारत में अनेक प्रकार के सामाजिक समूह और समुदाय निवास करते हैं। और ये जो समुदाय है सांस्कृतिक चिन्हों जैसे धर्म, जाति, पंथ, प्रजाति, भाषा, त्योहार इत्यादि द्वारा परिभाषित किए जाते हैं, चिन्हित किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार की जातियाँ पाई जाती है, अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। इसके अलावा अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी पीके। पीके मूवी में बहुत अच्छे तरह से भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया था। जैसे कि अलग अलग धर्मों में विवाह करने की पद्धति अलग अलग है, अलग अलग धर्मों में पूजा पाठ करने के जो रीति रिवाज हैं वो अलग अलग हैं। हम लोग भी भारत में देखते हैं कि जितने प्रकार के धर्म हैं उतने ही प्रकार की यहाँ पर पूजा पद्धति पाई जाती है। जितनी प्रकार के धर्म हैं उतनी ही संस्कृतियाँ पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि इन संस्कृति में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अलग अलग भाषाएं, पूजा पद्धति, पर्व त्योहार, खाने पीने के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके, विश्वास, मान्यताएं, परंपराएं इत्यादि सभी संस्कृति के अंतर्गत आ जाते हैं। और भारत जितना बड़ा देश है, भारत में जितने राज्य पाए जाते हैं उससे कहीं अधिक सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। हर एक राज्य का अपना एक भाषा है, हर एक राज्य की अपनी एक जीवन शैली है, हर एक राज्य की अपने खाने पीने के तरीके हैं, पहनावे के तरीके हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि बंगाल में जहाँ पर चावल अधिक खाया जाता है, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ, वहीं दूसरी ओर पंजाब में गेहूँ अधिक खाते हैं लोग, रोटियाँ अधिक खाते हैं। ठीक है। क्योंकि इसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में चावल की पैदावार ज़्यादा होती है, इसके विपरीत पंजाब में गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में महिलाएं साड़ी पहनती हैं, साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद किया जाता है। वहीं दूसरी ओर पंजाब में महिलाएं सलवार कमीज पहनती हैं। इसके अलावा आप महाराष्ट्र को देख सकते हैं, महिलाएं लावणी साड़ी पहनती हैं। उनके खाने पीने के तरीके अलग होते हैं, यहाँ तक कि पर्व त्योहार भी अलग अलग होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा वहाँ का मुख्य पर्व माना जाता है। इसी प्रकार भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। तो यही जो अलग अलग संस्कृतियाँ पाई जाती है, संस्कृति के मामले में इतनी विविधता पाई जाती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विविधता। हम बोल सकते हैं कि भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, मान्यताओं, परंपराओं, विश्वासों, आदतों, रीति रिवाज, पहनावे, त्योहारों आदि के रूप में व्यक्त होने वाले सांस्कृतिक विविधता को ही भारतीय समाज दर्शाता है। ठीक है। अब मैं बात करूंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता की विशेषताएं। ठीक है। सबसे पहले विशेषता की मैं बात करूंगी तो पहली विशेषता है प्रत्येक धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र या नृजातीय समूह की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। यह पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, भारत के प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी संस्कृति से गहरा भावनात्मक लगाव रखते हैं। तीसरी विशेषता, प्रत्येक भारतीय व्यक्ति अपनी अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा एवं
निष्ठा भाव रखते हैं। चौथी विशेषता, भारत की सांस्कृतिक विविधता भारत की विशिष्ट पहचान है। जितनी अधिक सांस्कृतिक विविधता भारत में पाई जाती है, इतनी अधिक सांस्कृतिक विविधता अन्य किसी देश में शायद ही पाई जाती होगी। पांचवी विशेषता आप लोग नोट डाउन करेंगे, सहिष्णुता, भाईचारा, आपसी सम्मान इत्यादि गुण सभी भारतीय संस्कृतियों के मूल्य हैं। ठीक है, ये तो हो गई कल्चरल डाइवर्सिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं बात करूंगी इंटरवेंशंस एंड स्ट्रेटजीज इन एजुकेशनल सेटअप या फिर स्ट्रेटजीज एंड इंटरवेंशन फॉर एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटीज। ठीक है, यहाँ पर मैं जितने भी एजुकेशनल इंटरवेंशंस बताऊंगी ये सभी संविधान के द्वारा दिए गए हैं और ये सभी जो संविधान में लिखित रूप से दर्ज है उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं संविधान के धारा 14 के अनुसार। संविधान के धारा 14 के अनुसार कानून के समक्ष सभी भारतीय, चाहे वो किसी धर्म, जाति या नस्ल के हों, सभी भारतीय बराबर हैं, समान हैं। धारा 15 के अनुसार, आर्टिकल 15 के अनुसार, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 के अनुसार लोक सेवाओं में सभी भारतीय नागरिकों को जाने के समान अवसर प्राप्त हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के अनुसार भारत से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता अब एक अपराध होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 फर्स्ट के अनुसार भारत के क्षेत्र में निवास करने वाले सभी नागरिक जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि है, वे अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को मानने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अब बात आती है आर्टिकल 29 सेकंड की। आर्टिकल 29 सेकंड के अनुसार कोई भी सरकारी अथवा सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थान किसी भी बालक को धर्म, जाति, प्रजाति, मूल वंश, भाषा या लिंग के आधार पर प्रवेश से वर्जित या वंचित नहीं करेगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के अनुसार जो भाषाई या धर्म के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अर्थात भाषा अथवा धर्म के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उन्हें अपनी शिक्षण संस्थान खोलने एवं उन्हें प्रशासित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इतना काफ़ी है स्ट्रैटेजी और इंटरवेंशंस। अब मैं बात करूंगी एथनिक डाइवर्सिटी की। एथनिक डाइवर्सिटी, नृजातीय विविधता। नृजातीय एक ऐसा साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक समूह है जो किसी जनसंख्या में आसानी से पहचान लिया जा सके। समाजशास्त्रीय स्तर पर यह मात्र व्यक्तियों का समूह होता है। दूसरे शब्दों में मैं कह सकती हूँ, आप लोग परिभाषा अच्छे से नोट डाउन करेंगे, व्यक्तियों के एक ऐसे समूह को नृजातीय स्तर पर परिभाषित किया जाता है जिसमें वे स्वयं या दूसरों के द्वारा यह समझे जाते हैं कि उनमें कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य समाज से अलग करती हैं। ये हो गई नृजातीय समूह की परिभाषा। एक बात मैं और बता दूं कि प्रत्येक नृजातीय समूह की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है
अपना विशिष्ट सांस्कृतिक व्यवहार होता है। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि नृजातीय समूह और नस्ल दो अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार देखने को ये आता है कि लोगों में नृजातीय समूह और नस्ल को लेकर गलत धारणा बन जाती है। लोग नस्ल और नृजातीय समूह को एक ही मान लेते हैं, लेकिन नृजातीय समूह और नस्ल अर्थात एथनिक ग्रुप और रेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। रेस जो है वह शारीरिक बनावट के आधार पर तय की जाती है, जिसमें व्यक्ति की बाल, त्वचा के रंग, आँखों की बनावट, नाक की बनावट, लंबाई इत्यादि आता है। परंतु नृजातीय समूह में उनकी अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता आती है, उनका धर्म आता है, उनका इतिहास आता है, उनकी अपनी संस्कृति होती है। मैं फिर से बता दूं कि जो नृजातीय समूह होते हैं उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, अपनी विशिष्ट भाषा होती है, धर्म होता है, उनका अपना इतिहास होता है। और ये जो सामान्य होते हैं, इनके जो सामान्य गुण होते हैं वह समाज के दूसरों से इन्हें अलग करती है। प्रत्येक नृजातीय समूह की अपनी एक विशिष्ट सामान्य गुण होती है जो इन्हें समाज के दूसरे लोगों से अलग करती है, दूसरे समाज से अलग करती है। ठीक है, जैसे कि मैं पारसी की बात करूं, बंगाली की बात करूं, पंजाबी की बात करूं, ये सब क्या है? नृजातीय समूह है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो भी नृजातीय समूह में आ जाते हैं। आप देखे होंगे कि हर एक नृजातीय समूह की अपनी अपनी विशिष्ट भाषा होती है, विशिष्ट संस्कृति होती है और विशिष्ट इतिहास होता है उनका। ठीक है, आप लोग कभी भी नृजातीय समूह और नस्ल दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, जो नस्ल होता है वह शारीरिक बनावट के आधार पर होता है, जिसमें मंगोलियाइड होते हैं, आर्य होते हैं, द्रविड़ होते हैं, ये सब क्या है? नस्ल है। लेकिन नृजातीय समूह में उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, भाषा होती है, धर्म होता है, इतिहास होता है, उनकी अपनी खास जीवन शैली होती है। कभी कभी तो ये भी होता है कि किसी विशेष नृजातीय समूह की अपना कुछ व्यवसाय भी होता है। जैसे कि आप देखेंगे जो मारवाड़ी समूह होते हैं वे ज़्यादातर बिजनेस करना पसंद करते हैं, तो उनकी जो जीवन शैली होती है वह उन्हें दूसरों से अलग करती है। तो ये क्या हो गया? नृजातीय समूह। तो भारत में अनेक प्रकार के एथनिक पीपल पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के एथनिक ग्रुप्स पाए जाते हैं और हम कह सकते हैं कि भारत में नृजातीय विविधता पाई जाती है। क्योंकि भारत की भौगोलिक दशाएं और इसका इतिहास ही ऐसा है जिसकी वजह से इतने सारे नृजातीय समूह भारत में पाए जाते हैं। ओके, अब मैं बात करूंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनिक डाइवर्सिटी, नृजातीय विविधता की विशेषताएं। ठीक है, तो पहली विशेषता तो ये है कि प्रत्येक नृजातीय समूह की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता ये हुई कि प्रत्येक नृजातीय समूह अपनी अपनी संस्कृति के प्रति गहरी संवेदना रखते हैं, भावनात्मक लगाव रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक नृजातीय समूह भारत की एक विशिष्ट पहचान है। यदि पारसी समुदाय को ही ले लिया जाए तो ये भी भारत की एक अपनी पहचान रखते हैं, भारत में अलग अपना स्थान रखते हैं। इसके अलावा जो चौथी विशेषता है भारत की एथनिक डाइवर्सिटी, नृजातीय विविधता, ये भी भारत की अपनी विशिष्ट पहचान है। भारत के जो विविधता है उसमें एक अपनी अलग विशिष्ट पहचान रखता है। अब मैं बात करूंगी एजुकेशनल इंटरवेंशन या एजुकेशनल स्ट्रेटजी के बारे में। तो यहाँ पर वे सारे जो स्ट्रेटजी आएंगे जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ की। जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ के बारे में मैं बात कर रही थी कि संविधान के अनुसार जो भी हमें सुविधाएं दी गई हैं, जो बातें कही गई हैं, वही सारी बातें यहाँ पर आएंगी। जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30,
ये सब चीज़ें आपके इसमें भी शामिल होंगी, इसमें भी आपके काम आएंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी और एथनिक डाइवर्सिटी को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।